श्री महेंद्र भट्ट 15 मिनट। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया है। महोदय, बैंक के बारे में जब चर्चा होती है तो आज मैं कह सकता हूं विश्व के अंदर अगर अर्थव्यवस्थाओं को ठीक दिशा की ओर बढ़ाने का काम किसी सेक्टर ने किया तो बैंकिंग सेक्टर ने किया है। और मैं भारत की दृष्टि से अगर बात करूं तो 16 मार्च 1949 को बैंकिंग कंपनी अधिनियम के नाम से इसको लागू किया गया था। 1 मार्च 1966 को इसका नाम बैंकिंग विनियम अधिनियम बना। अनेकों बार संशोधन हुई और संशोधनों का प्रमुख उद्देश्य होता है समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें क्या जोड़ना चाहिए, किससे हम ग्राहकों को अच्छी सुविधा दे सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस भाव के साथ ये संशोधन बार बार किए गए। सन 1965 में अधिनियम में धारा 56 को जोड़ा गया तथा देश के सभी सहकारी बैंकों को इस अधिनियम में के साथ लागू किया गया। महत्वपूर्ण विषय कि सहकारी बैंकों का आज बहुत बड़ा महत्व हो गया है। देश के अंदर उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा किए गए कार्य ये जनता के सामने एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। 1983 में फिर संशोधन कर भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक शक्तियां प्रदान की गई। रिजर्व बैंक के अंदर जो शक्तियां जिस रूप में दी जानी चाहिए थी, मुझे लगता है कि तत्कालीन सदन को लगा होगा कि कुछ और अधिकार, कुछ और शक्तियां इसको दी जाए, उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया। 1993 में बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बल दिया गया। निश्चित रूप से बैंक की अपनी कुछ मान्यताएं होती है, बैंक के अंदर काम करने की गतिविधियां होती हैं, लेकिन ग्राहक को उसकी सुविधा मिले, पारदर्शिता दिखाई दे, इस भाव के साथ भी संशोधन उस कालखंड में किए गए। 2004 में बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता को संशोधन से का बल दिया गया। स्थिरता बैंक की बनी रहे, इसकी सबकी आवश्यकता है कि अनेकों बैंक खुलते थे, अचानक बंद हो जाते थे। इस प्रकार के माहौल देश के अंदर था और आम पब्लिक को बैंक से विश्वास जिस रूप में स्थापित होना चाहिए तो उसमें कुछ कमी दिखाई दी और विधेयक की उसमें चर्चा की गई। 2017 में अब बैंकों का दिवालिया और दिवालेपन के संबंधित अनेकों घटनाएं हुई और इससे ये लगता था कि आखिर जो जमा करता है उस जमा करते का कैसे विश्वास अर्जित किया जाए। तो उस समय पर 2017 में दिवालिया और दिवालेपन के संबंधित प्रावधानों का इस संशोधन में व्यवस्था की गई। सन 2020 में का संशोधन ये काफी महत्वपूर्ण रहा। इस संशोधन से देश के सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई से जोड़ा गया। पहले सहकारी बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के तहत नहीं चलते थे, ये व्यवस्था की गई। उसी दिन 1482 शहरी और 58 बहु राज्य सहकारी बैंकों को इससे जोड़ा गया। मैं आज के आंकड़े न कहूं, लेकिन अगर मैं 2022 की जो जानकारी मेरे सम्मुख है उसको रखना चाहूंगा। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक, आज तो उनकी शाखाएं बहुत हो गई हैं, उसकी चर्चा पूर्व वक्ताओं ने की है, मैं उस चर्चा की ओर नहीं जाऊंगा। निजी क्षेत्र के बैंकों 22 बैंक, विदेशी बैंक 44, सहकारी बैंक 1485 और ग्रामीण सहकारी बैंक लगभग 96,000 बैंकों को इस समय इसके तहत जोड़ने का काम किया गया। महोदय, आज बैंक की जो व्यवस्थाएं हैं और जो संशोधन की अवस्था आज जो 3 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पारित किया गया, उसकी कुछ वैधानिक आवश्यकताएं थी। उसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, उस पर मैं थोड़ा सा माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को रखूंगा। धारा 18, 25, 27, 56-18 में संशोधन की क्या आवश्यकता पड़ी, मैं बताना चाहता हूं। महोदय, बैंकों द्वारा आरबीआई को सर्वाधिक रिपोर्ट की चर्चा बार बार आ गई कि पहले हर शुक्रवार को दिया जाता था, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज बैंक की गतिविधियां जो ऑनलाइन होने के बाद जो सबसे ज्यादा उसकी ठीक प्रकार की रिपोर्टिंग रिजर्व बैंक को जो जानी चाहिए थी, उसकी व्यवस्था में चीजें तय की। क्योंकि आज गूगल है, पेटीएम है, भीम ऐप है, ऐसे अनेकों माध्यम है और इन सबका आंकड़ा प्रत्येक शुक्रवार को प्राप्त करना, उसकी ठीक प्रकार की व्याख्या और उसकी रिपोर्टिंग आरबीआई को करना संभव नहीं था। तो बैंकिंग गतिविधियों में अनेकों बार मौसमी उतार चढ़ाव भी रहते हैं। इन सब की रिपोर्टिंग की दृष्टि आवश्यक हुआ कि 15 तारीख की रिपोर्ट उसी महीने की 20 तारीख को तथा महीने के आखिरी दिन की रिपोर्ट अगले महीने की 5 तारीख को आरबीआई को दी जाए, जिससे कि प्रमाणिकता के आधार पर आरबीआई को बैंक अपनी रिपोर्टिंग कर सके। महोदय, दूसरा संशोधन 15 NC के तहत अधिनियम में किया गया, जिसमें पर्याप्त हितों का व्यापक उल्लेख है। इससे संशोधन किया गया कि पर्याप्त ब्याज को परिभाषित करते हुए जहां पहले उल्लेखित 5 लाख रुपए अथवा चुकता पूंजी का 10% के स्थान पर अब 2 करोड़ रुपए
अथवा चुकता पूंजी का 10% कर दिया गया है। यह आवश्यक हो गया था महोदय, क्योंकि लंबे समय से इसको जो उसका उद्देश्य जो आपसी हितों का टकराव जो हो रहा था उसको रोकने के लिए, बैंकिंग संचालन की अखंडता को व्यवस्थित करने के लिए इस प्रकार की अधिनियम में व्यवस्था की गई। अधिनियम की धारा 20 में उल्लेखित है कि बैंकिंग कंपनियां ऐसी कंपनियों या संस्थाओं को ऋण या अग्रिम देने से रोकती हैं जहां निदेशक के पास पर्याप्त हित हैं। वहीं धारा 10 से यह अनिवार्य करता है कि बोर्ड के कम से कम 51% सदस्य कर्मचारी, प्रबंधक या प्रबंध एजेंट के रूप में बैंक के साथ पर्याप्त हित या संबंधों में उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसका प्रावधान इसके तहत किया गया। पर्याप्त ब्याज दर की चर्चा मैंने की है। चुकता पूंजी का अब उसको बढ़ाकर 1968 में यह राशि जहां 1968 में आ रहा है, 1968 में जहां 5 लाख रही थी, अब इसको 2 करोड़ करने का प्रावधान इसमें किया गया। महोदय, तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन, यह संशोधन सहकारी बैंकों के लिए बहुत अपेक्षित हो गया था। खासतौर पर सहकारी बैंकों की दृष्टि से इस संशोधन को लाने की आवश्यकता महसूस हुई। बैंकिंग अधिनियम की धारा 10A और ब्रैकेट में 2A-1 में अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर शेष का कार्यकाल 8 साल रहता था। अध्यक्ष और पूर्णकालिक तो 10 साल तक रह सकते हैं, लेकिन उनमें शेष का कार्यकाल 8 साल तक था। अब उसे बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। इसका कारण क्या है महोदय? सहकारी समिति अधिनियम में बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों तथा सहकारी समितियों में पदाधिकारियों का कार्यकाल चुनाव की तिथि से 5 वर्ष होता है और इसके व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही थी। इस अधिनियम के तहत सेवा करने वाले निदेशकों को इस अधिनियम का पालन करने के लिए दूसरे कार्यकाल के लिए बीच में ही अपने पद को छोड़ना पड़ता था। महोदय, चौथा संशोधन भी सहकारिता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 16 में व्यक्तियों को एक से अधिक बैंकिंग कंपनियों के बोर्ड में नाम कटने से रोकता है। महोदय, इस संशोधन में केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक बोर्ड में भी अब कार्य करने की अनुमति होगी। समितियों के स्तर में जो अलग अलग स्तर है महोदय, प्राथमिक कृषि ऋण समिति है, राज्य सहकारी बैंक है, केंद्रीय सहकारी बैंक है। प्रत्येक कृषि ऋण समिति का पदाधिकारी केंद्रीय सहकारी बोर्ड में जा सकता है, परंतु केंद्रीय सहकारी बोर्ड का जो सदस्य है, पदाधिकारी है, वो राज्य सहकारी बोर्ड में सम्मिलित नहीं हो सकता। इसलिए यह संशोधन बहुत अपेक्षित हो गया था। इसको संशोधन को इसमें किया गया। महोदय, 5वां संशोधन इसका अधिनियम के तहत इन धाराओं में किया गया। धारा 45 ZA जमाकर्ता के धन के भुगतान के लिए नामांकन। धारा 45 ZC सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं की वापसी के लिए नामांकन, खासतौर पर गिरवी वस्तुएं जो रखी जाती हैं। धारा 45 ZE सुरक्षा लॉकरों में सुरक्षा से मुक्त करने के लिए नामांकन। और नई धारा इसमें जोड़ी गई है 45 ZG कर्मिक नामांकन को प्राथमिकता देने की बात है। महोदय, यह आवश्यकता है कोरोना काल में पड़ी, जब कोरोना काल कर जो नाम नोमित किए जाते थे उनका अकाल मृत्यु हो गई और ऐसी स्थिति में जो जिनका धन था, जो जमा पूंजी थी, वो पूंजी लैप्स हो गई, उसको निकालने में कठिनाई परिवारों को महसूस हुई। अब 4 नॉमिनी इसमें उल्लेखित किए गए हैं और परिवारों को मिलने वाला पैसा अब आसानी के साथ मिलेगा, साथ ही कानूनी प्रक्रिया भी समान होगी। महोदय, 6वां संशोधन काफी छोटा है, बड़ा संशोधन नहीं है। इसके तहत जमा बीमा निगम DICGC की परिभाषा, प्रबंध निदेशक की परिभाषा और प्रायोजक बैंक की परिभाषा उल्लेखित है। इसमें केवल जब बैंकिंग अधिनियम संशोधन 2020 में पेश किया गया था, उसके तहत जमा बीमा निगम और प्रबंध की परिभाषा छोड़ दी गई थी। उस समय उसका उल्लेख उसमें हो नहीं पाया था 2020 में, जो सहकारी बैंक के लिए अप्रासंगिक और व्यावहारिक बनी हुई थी। अतः उसे बहाल करने के लिए प्रायोजक बैठक की परिभाषा को इसके तहत हटा दिया गया है। महोदय, धारा 35 से दावा न किए गए लाभांश का हस्तांतरण अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरण से जुड़ा है। इसमें यह सुनिश्चित होगा कि बिना दावे वाले शेयर, ब्याज या बॉन्ड रिडक्शन राशि BILFE निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में हस्तांतरित की जा सकती है। पहले इसका प्रावधान नहीं था, अब इसको जोड़ा गया और इसको लागू किया गया। इससे निवेशकों की निदेशक की सुरक्षा को इसमें बढ़ाया गया है। महोदय, धारा 41 लेखा परीक्षक अधिनियम 1955, ये धारा 10 में संशोधन है। महोदय, अभी तक सर्वाधिक क्षेत्र के बैंकों के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति RBI द्वारा अनुमोदित होती थी। जो लेखा परीक्षक नियुक्त होते थे, क्योंकि सब प्रकार का रिकॉर्ड जो रखने का काम होता था, इसलिए बिना RBI के अनुमोदन के संभव नहीं था। और तथा इसका पारिश्रमिक
आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से ही दिया जाता था। अब इस संशोधन के बाद लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों स्वयं करेंगे, तब बैंकों में प्रतिस्पर्धा पारिश्रमिक प्रदान की सुविधा मिलेगी। महोदय, बैंक ठीक प्रकार से अपना ऑडिट सब प्रकार की चीजों इसमें करेंगे, इसका प्रावधान इसमें किया गया। यह संशोधन यह निश्चित करने में मदद करेगा कि लेखा परीक्षा को पर्याप्त रूप में पारिश्रमिक मिले, जिससे लेखा परीक्षा मानकों और समग्र वित्तीय निगरानी में सुधार हो सके। महोदय, हमारे विरोधी दल के अनेकों वक्ताओं ने बहुत से विषय की चर्चा की है। कहा गया कि भाई आखिरकार बैंक के संशोधन की आवश्यकता क्यों है। मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि देश के अंदर आज जितने खाते लोगों के खोले गए, लगभग जैसी चर्चा पूर्व में आया कि देश के 54 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन खाते खोले गए हैं और 14,000 करोड़ की धनराशि उस खाते में जमा हुई है। ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि समाज के लोगों के धर्मी व्यक्तियों के बीच में, मैं इस बात को भी मानता हूं, जब तक गुल्लक नहीं होगी, बचत नहीं होगी, कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ के गरीब जनता को गुल्लक के अधिकार से वंचित किया गया था। मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि आज एक एक बहन का खाता आज बैंकों के अंदर है और अपने सामर्थ्य अनुसार बहनें उस खाते में जमा भी करती है और उसकी सुविधाएं मिल रही है। बैंकों को लोन लेकर भागने की चर्चा हुई, मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग भाग कर गए हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जब से देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व सरकार बनी है, इस प्रकार के जो अपराधी हैं वो अपराधी किसी भी रूप में बच नहीं सकते हैं। और इसका एक व्यवस्थित रूप से जब केवाईसी के माध्यम से, सब चीज के माध्यम से व्यक्ति की पहचान होती है, तो स्वाभाविक रूप से रहता है कि वो व्यक्ति ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा जिससे कि देश के अंदर उसके द्वारा बैंकों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा अब मुद्रा लोन की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं महोदय, लगभग ये एक बहुत बड़ी चीज है। बैंकों को आज किस गति के साथ, किस सीमा के साथ जोड़ा गया है, इसको समझना पड़ेगा। बैंक, मैं तो एक अभी अपने मित्रों से बैठे बैठे चर्चा कर रहा था कि एक स्थिति ऐसी आएगी शायद पैसा छपना बंद हो जाए और सारा लेन देन बैंकों के माध्यम से हो, जिसकी आज स्थिति दिख रही है। हमारे कांग्रेस के एक मित्र कह रहे थे कि बैंकों में लाइन लग रही है। महोदय, आज तो बिजली का बिल ऑनलाइन जमा हो रहा है, आपका मोबाइल की कनेक्टिविटी का बिल ऑनलाइन जमा हो रहा है, हर प्रकार का आज एक एक चीज का जो लाइन जिस रूप में दिखाई देती थी, जहां लाइन लगी लाइन बंद हुई है और इसमें बैंक का बहुत बड़ा योगदान है। आज बैंकों ने अपने सरकारी जितनी भी उनके जो आयाम है, उन सारे आयामों को बैंक से जोड़ा गया है और बैंक ने हर जगह सुविधा ग्राहक को दी है कि किसी भी प्रकार से उसे कहीं लाइन पर लगने की जरूरत आवश्यकता नहीं होगी। यूपीआई की चर्चा बार बार हुई है। महोदय, यूपीआई का जो लेन देन है वो इस देश के अंदर जो हम अपनी अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में लाने का हम प्रयास कर रहे हैं, इस दिशा में निश्चित इसका बड़ा लाभ हमको प्राप्त होगा। मैं इस बात को इस नाते भी कह रहा हूं कि हम सब लोग जो देश की बैंकिंग परिस्थितियों को आज की तारीख में अवलोकन कर रहे हैं, ये ठीक है, विपक्ष का उद्देश्य होता है सुझाव देना, और मैं इस बात को भी मानता हूं जितने सुझाव विपक्ष की ओर से आते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने उन सुझावों को किस रूप में देश के हित में उसको लागू किया जा सकता है, उसका उल्लेख हर बार बजट के अंदर किया गया। एक बात मैं और कहना का चाहूंगा महोदय, हर बार के बजट में बैंक के सुधार के कोई न कोई एक सुझाव निश्चित रूप से रहते हैं और उस दिशा में लोगों की आय भी बढ़ती है। हर वर्ष जब आय बढ़ती है तो उसका बैंक में पैसा जमा भी होता है। और आज इस प्रकार की परिस्थिति देश के अंदर बन गई है कि 2 नंबर का काम, मैं तो कई बार इसकी चर्चा भी करता हूं, नोटबंदी की बहुत लोगों ने चर्चा की है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, नोटबंदी का एक असर तो जरूर हुआ। मैं जानता हूं बहुत से जिन पर अथार लक्ष्मी माया होगी, उनके यहाँ आग लग रही है, पकड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आंखों में तो आज ऐसा चश्मा आ गया है, उन्हें पता लग जा रहा है कि कहां किस घर में कितना पैसा है, और पकड़ के जब जेलों के अंदर जाते हैं तो बड़े बड़े लोग अपने चेहरे छुपाते फिर रहे हैं। ये परिस्थिति देश के अंदर बनी है। ये सख्ती के साथ पैसे को, जो सरकारी पैसा है, बैंक का पैसा बैंक के अंदर जाए। नोटबंदी के समय मैं मानता हूं बहुत से लोगों ने जमा नहीं किया होगा, लेकिन अधिकतर लोगों ने एक एक पैसा बैंक के अंदर जमा किया। उसका परिणाम रहा कि इतने खाते भी खुले और बैंकों के अंदर पैसे की धनराशि जिस गति के साथ जमा हुई, वो भी हमारे सामने उदाहरण है। बहुत से लोगों ने इस व्यवस्था पर अनेकों प्रश्न खड़े किए होंगे। मैं जानता हूं विपक्ष का काम कुछ विषय को सुझाव देना होता है, प्रश्न भी खड़े होते हैं, उन प्रश्नों का आधार और समाधान
केवल और केवल वित्त मंत्री जी कर सकती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी दिनों के अंदर हमने अपने प्रदेश के, अपने देश के अंदर जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें और गति के साथ सुधार करना है और बैंक के प्रति लोगों का विश्वास खड़ा हो, उस विश्वास के साथ हम सबको खड़ा होना है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।